बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज दुनिया भर में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 42,62,000 से ज़ायद हो गई है। अमवात 2,91,000 से ज़ायद हो चुकी हैं। पाकिस्तान का हम जिक्र करें तो यहाँ कोरोना मुतासिरीन की तादाद 35,000 से तजावुज़ कर चुकी, अमवात 750 के करीब हैं। अमेरिका में 14 लाख का जो नंबर था वो क्रॉस हो चुका है मुतासरीन का। स्पेन में 2 लाख से ज़ायद। रूस वो मुल्क है जो बहुत तेज़ी से कोरोना पेशेंट का जहाँ पे इजाफा हो रहा है, वहाँ भी 2,42,000 अफराद इसका शिकार हुए। बरतानिया में भी 2 लाख से ज़ायद और इटली में भी 2 लाख से ज़ायद। सिर्फ एक दिन के अंदर रूस में 10,000 नए केसेस आए। पाकिस्तान का अगर दोबारा जिक्र करें तो यहाँ शामी साहब जब से लॉकडाउन में नरमी हुई है, 24 घंटों के दौरान, पिछले 24 घंटों के दौरान 2255 नए केसेस आए, जो एक दिन के दौरान पाकिस्तान में सामने आने वाले केसेस की सबसे बड़ी तादाद है। नया रिकॉर्ड है जो कि ख़तरे का बायस है। मार्केटें बाज़ार खुली शामी साहब, कल हमने इस पर तफसील से बात भी की। तो आज कराची की 2 बड़ी जो मार्केटें हैं, ज़ैनब मार्केट और मदीना मॉल, उसे सील किया गया है। और यहाँ पंजाब में भी जो खबर आई, कुछ लोगों से हमने रब्ता भी किया, सरकार में भी और ब्यूरोक्रेसी में भी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये तजवीज़ दे दी गई है कि हॉल रोड, शालम मार्केट, अनारकली, टाउनशिप मार्केट, इछरा और इस जैसी जो बड़ी मार्केटें हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा अगर अमल दरामद ना हो। पहले जुर्माना किया जाएगा, फिर शटर बंद किया जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में 7 कौमी असम्बली का इजलास भी हो रहा है, जिसमें अपोजिशन के अरकान भी धुआंधार तकरीरें कर रहे हैं और सरकारी बेंचेस से भी जवाब दिया जा रहा है। पैरेलल अमेरिका में भी कल सेनेट की एक अहम कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें अमेरिका में कोरोना वायरस से निपटने वाले और उसके ज़िम्मेदारान जितने भी अफसरान और महकमा जात हैं उनके हुकाम बाला को तलब किया गया और कोरोना की सूरत हाल पर डिस्कशन की गई। शाम साहब, ये मैंने अमेरिका का लिंक इसलिए दिया कि हमारे यहाँ भी चूँकि कौमी असम्बली का इजलास जारी है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है वो भी बताता हूँ और अमेरिका में क्या हो रहा है। पहले ज़रा वो अगर आप इजाज़त बयान कर लूँ। डॉक्टर फौची समेत एडमिरल डायरर और जो उनके सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के सरबराह हैं, वो ये सेनेट की कमेटी में पेश हुए, जहाँ रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। शाम साहब, वहाँ कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या इक़दाम उठाए गए, कितने मज़ीद इक़दाम करना लाजिम है, दवाइयों की क्या सूरत हाल है, PPEs की क्या सूरत हाल है, बच्चों कैसे बचाया जाए, स्कूल कैसे बचाए जाएँ, दीगर बीमारियों से कैसे निपटा जाए, टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, वैक्सीन कब आएगी। तो शामिल साहब, ये इतनी लंबी तमहीद मैंने इसलिए बांधी कि मैं आपसे जान ही सकूं कि वहाँ इन मौज़ूआत पर इतनी तफसील से बात होती है, हमारे यहाँ असम्बली में क्या इन्हीं मौज़ूआत पर कोई मुस्बत गुफ्तगू हो सकी, कोई लाहे अमल, कोई हल, कोई फैक्ट एंड फिगर सामने आ सके, जैसे अमेरिका की सेनेट कमेटी में है जो मैंने जिक्र किया? देखें, अमेरिका में कमेटी सिस्टम बहुत मजबूत है। वो सेनेट की भी और कांग्रेस की कमेटीज़ हैं जो हेयरिंग करती हैं अपने से मुतल्लिक़ा मामलात की। तो जो हेल्थ की कमेटी है वो इस बात की मजाज है कि तमाम मुतल्लिक़ा लोगों को तलब करे और फिर उनसे एक ओपन डिस्कशन हो। वो डिस्कशन जो है टेलीकास्ट भी होती है और लोग उसको जाके देख भी सकते हैं, और जो भी जिरा हो रही होती है, जो जवाब दिए जा रहे होते हैं, यानी ये एक। लेकिन पाकिस्तान में अवलन तो ये कमेटीज़ पहले तो बनती नहीं थी, लेकिन अब कमेटीज़ बनी हैं लेकिन इतनी मजबूत नहीं है। हमारे यहाँ सेनेट की तो आपने देखा होगा कमेटीज़ का कोई ना कोई खबर आती रहती है कि उनकी हियरिंग हुई, लेकिन कौमी असम्बली की जो कमेटी है, जो हेल्थ की कमेटी होगी, जो अमन व अमान की कमेटी है, जो दाखिला कमेटी है, ये सारी कमेटीज़ जो हैं उनको इन अमूर की समाअत करनी चाहिए और उस तरीक़े से मुतल्लिक़ा जो हुक्काम है उनकी जवाबदारी का एहतमाम करना चाहिए। जब आप बड़े इजलास में गुफ्तगू कर रहे हैं तो वहाँ तो पॉलिसी की बात होगी और वहाँ आप जो तजावीज़ पेश कर सकते हैं, एक लाए अमल बना सकते हैं, कोई डायरेक्शन दे सकते हैं, उसकी बात आप कर सकते हैं। बड़े इजलास में आप तफसील में नहीं जा सकते। तो ये हमारे यहाँ जो हेल्थ की कमेटी थी, या अब भी मुमकिन है कि कोरोना के मसले से निपटने के लिए हाउस जो है एक खसूसी कमेटी बना दे, और वो कमेटी जो है तमाम जो अदारे हैं जो इससे काम कर रहे हैं, जो NDMA है, CNOC है, ये सारे जो हैं उसके सामने जवाबदेह हो सकते हैं। उनसे पूछा जा सकता है आप क्या कर रहे हैं, और दूसरे जो लोग अगर इस सिलसिले में बात करना चाहें, जो माहिरीन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको बुलाया जा सकता है, उनकी तजावीज़ ली जाए। इस तरीके से ये एक मौसर किरदार अदा हो सकता है। लेकिन अभी तो आप सिर्फ अभी तक हुआ
तकरीरी मुकाबला जो है, मैं उसी पे जा रहा हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो तकरीर की और जो सवालात उठाए वो ज़रा आप देखिए और फिर शफकत महमूद साहब का जवाब। असद उमर साहब वही आदमी है, 40,000 टेस्ट कर रहे थे डेली। चीनी को भी लीड कर रहे हैं। आपस में बातचीत ना करें। तकलीफ हो रही है, होगी और ज्यादा होगी। मेरी तो समझ ये आई है कि कोरोना की जो सबसे बड़ी कॉज है वो 18वीं तरमीम है। अगर 18वीं तरमीम खत्म कर दें, कोरोना खत्म हो जाएगा। तो एक नए डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, उनको कहीं बिल ले आए, हम कल 18वीं तरमीम खत्म कर देते, कोरोना से पाकिस्तान को बचा लेते। कहानियां मत सुनाएं कोऑर्डिनेशन की, कंसल्टेशन की, कंसेंसस की। फिर कहते हैं हमारा ताल्लुक नहीं, वफाक का कोई ताल्लुक नहीं है हेल्थ इशू से, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर ये है नहीं। मैं वज़ीर तालीम से गुजारिश करूंगा कि यहाँ से निकल कर रूल्स ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट के ले, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के रूल्स ऑफ बिजनेस लें, उसको ज़रा पढ़ लें कि इन्फेक्शियस डिजीजेज की इंटरनेशनल रिस्पांस किसकी जिम्मेवारी है। पोलियो में आप क्यों हैं? ये पोलियो की रिपोर्ट जो है ये ज़रा इस हाउस में दी जाए सबको। परवाह नहीं है किसी को। इस रिपोर्ट को आज 5 महीने हो गए, किसी को परवाह नहीं है। और वही गलतियां जो उस पोलियो के प्रोग्राम में थी आज कोविड के प्रोग्राम में है। पोलियो का इंचार्ज आपको पता है कौन था? किस शख्स को पाकिस्तान के पोलियो प्रोग्राम का इंचार्ज लगाया गया था? जो प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्विटर ऑपरेट करता था, उसको निकाला गया। उसको निकाल के फख्र से कहा कि हमने निकाल दिया। ये नालायक तो ये था, नालायक तो लगाने वाले होते हैं। अब ज़रा मैं चाहता हूँ कि इस पर शामी साहब का नुक्ता नज़र लेने से पहले शफकत महमूद साहब की राय भी सुन लें। लॉकडाउन किए हमने, और हमने जितने तालीमी इदारे थे वो सारे बंद कर दिए, जितने शादी हॉल थे, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या है कि नहीं जी, हमारे से तो ये तो अजीब है, कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन है, गरीब का ख्याल रखना कन्फ्यूजन है। कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें ये नहीं होता कि गुंजाइश ना हो। लेकिन कहा खबरदार 18वीं तरमीम को का जिक्र भी ना छेड़े कि जी बिजली के रेट कम करें। बिजली कहाँ से? 18वीं तरमीम को ज़रा गौर से पढ़े, उसमें बिजली जो है वो सूबाई सब्जेक्ट नहीं है। तो एक तरफ 18वीं तरमीम का वावेला और दूसरी तरफ खुद 18वीं तरमीम के जो हदूद है उनसे तजावज़। तो मेरा ख्याल है कि ये जो रवैया है, ये रवैया ठीक नहीं है। खुदारा ये एक छोटी सियासत। सर यहाँ तो मसला 18वीं तरमीम लग रहा है। नहीं, वो 18वीं तरमीम कोरोना से तो डील कर ही लेंगे। अब्बासी साहब ने सवाल उठाया है कि आपको 18वीं तरमीम की पड़ी हुई है, और शफकत साहब ने ये जवाब इस लिहाज से तो दुरुस्त दिया है कि सिंध हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस एक जारी किया था या तजवीज़ जिसकी थी गवर्नर के पास भेजा, उसमें बिजली के और गैस के बिलों के बारे में भी अहकाम दिए गए थे जो उनका महकमा नहीं है। वो वफाकी हुकूमत से सिफारिश तो कर सकते हैं, आज खुद उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते, ना कोई फैसला कर सकते। फिर उन्होंने उसको वो जो अपना बिल है या ऑर्डिनेंस था क्या, जो उसको उसके अंदर तरमीम कर दी गवर्नर की निशानदही पर, और मामला खत्म हो गया। तो असल में बात यह है कि आप यहाँ जो गुफ्तगू हो रही है, ये जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, ये सेहत का मसला नहीं है। वबा जो है ना, वबाई अमराज, आप उसके सेहत के दायरे में नहीं है। वो वजाते खुद अपनी उनकी एक सही है और सूरत हाल है। और इसीलिए मैंने सर अमेरिका वाली मिसालें दी और साथ ये कौमी असम्बली के इजलास के बयान नशर किए ताकि अवाम खुद फैसला करें। नहीं, फैसला तो ये है कि ये आप एक ब्रॉडर गुफ्तगू कर सकते हैं, जवाबदारी कर सकते हैं, उसका जवाब भी आपको मिल रहा है, जो ज़ाहिर है कि वो नुक्ते हुकूमत का मौक़िफ़ भी वाज़ेह हो सकता है। लेकिन असल में जो एक कमेटी है ना जी, वो कमेटी जो जिस तरीके से काम कर सकती है और जिस तरीके से वो जवाबदारी कर सकती है, वो बड़े हाउस में मुमकिन नहीं होता। सही है। तो हाउस को अपनी कमेटी के ज़रिए एक्ट करना चाहिए। और आप ये देखिए कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में लोग दरखास्तें देते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ामी मामलात से कोई दस्तूरी ताल्लुक नहीं है। हाँ, बात ठीक है। ये इंतज़ामिया अदलिया अलग अलग है, लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जब
दरखास्त दी जाती है, वहां जाके फरीकैन अपना अपना नुक्ता नजर पेश करते हैं। तो अगर यही कमेटी ये काम करे तो किसी और जगह जाने की जरूरत महसूस ना हो। सही है। एक और बड़ा अहम मौजू सर आज उसका हमने बिलखुसूस इंतखाब किया, वो सैयद फ़हद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी, मारूफ तज्ज़िया निगार, प्रोग्राम एंकर, उन्होंने आज एक तहरीर लिखी है अंग्रेज़ी रोज़नामे के लिए, जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान हर्ड इम्यूनिटी की जानिब जा रहा है, यानी क्या पाकिस्तान दानिस्ता या गैर दानिस्ता इज्तमाही क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने की कोशिश में है, ये करना चाहता है। नहीं, आगे कॉलम में उन्होंने इस पर बहस की तो उन्होंने तो गैर दानिस्ता नहीं होता, ये तो दानिस्ता है। जब आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे और जब आपका ख्याल ये होगा कि बड़े पैमाने पर लोगों को इन्फेक्शन होती चली जाए और वो सेहतयाब होते चले जाएं और खुद ब खुद उनके अंदर एक तहफ़्फ़ुज़ मुदाफ़ियत पैदा होती चली जाएगी, उसमें फिर लोग बड़ी कसीर तादाद में मरते भी हैं, बीमार भी होते हैं। वो इसलिए मैंने अर्ज़ की ना कि क्योंकि एलानिया नहीं है और कहीं भी इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही। स्वीडन की मिसाल भी उन्होंने दी। जो उन्होंने एक नुक्ता उठाया फ़हद हुसैन साहब ने, वो यही है कि ऐलान तो नहीं किया गया। जफर मिर्जा साहब भी इसकी तरदीद करते हैं, दूसरे आला हुकाम भी इसकी तरदीद करते हैं खुद, लेकिन जिस रास्ते पर हम गामजन हैं वो लगता ही है कि हमने चोरी छुपे दिल की कहीं तन्हाई में हमारे हुक्काम ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाइए। ये जो हर्ड जिसे तो रेवड़ कहते हैं ना, यानी ये रेवड़ जो है इंसानों का, इसकी खुद ब खुद कुव्वत मुदाफ़त पैदा होती चली जाएगी। असल मतलब तो उसका लुग़वी तौर पर यही बनता है। अच्छा, ये है क्या फ़हद हुसैन साहब की फाइंडिंग्स क्या हैं, कितने लोग फिर मुतासिर हो सकते हैं, कितने लोग जान की बाजी हार सकते हैं, WHO इस पर क्या कहता है, पाकिस्तानी माहिरीन क्या कहते हैं, ये सारे सवाल फ़हद हुसैन साहब के सामने रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। फ़हद हुसैन साहब टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र में। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये फरमाया, आपने तहरीर लिखी, हमने जिक्र भी किया ब्रेक से पहले, आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं कि क्या एलानिया या गैर एलानिया तौर पर हम वाकई इज्तमाही क़ुव्वत मुदाफ़ियत की जानिब जा रहे हैं, और अगर हाँ तो फिर उससे मजमूई तौर कितने पाकिस्तानी मुतासिर हो सकते हैं और कितने पाकिस्तानी जान की बाजी हार सकते हैं? जी शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जामी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ये देखिए, इसमें असल में बात इस तरह अभी शामी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि ये कोई ऐलान तो कोई ये नहीं कहता और ना ही हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है। यानी कल मेरी जो डॉक्टर जफर मिर्जा साहब से बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल यानी वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये शक तो पैदा होता है। तो देखिए, कल अपोजिशन के मुख्तलिफ लोगों ने भी ये बात की, अभी शामी साहब ये जिक्र कर रहे थे कि बज़ाहिर कहीं से लगता है कि ये दिल की तारीखियों में कहीं किसी ने सोचा है कि ऐसा किया जाए। अब जिस तरीके से लॉकडाउन खोला गया है और ये ऐसे वक्त पे खोला गया है जब यानी कि जो ग्राफ है इन्फेक्शंस का वो बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है, तो उससे एक शक तो ये होता है, पहली बात। दूसरा, जब आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं, तो उसमें भी वो ये तो नहीं कहते कि हमने को बाकायदा तौर पर मीटिंग में बैठकर और ये पॉलिसी इख्तियार करने का फैसला किया है, लेकिन उनकी बातों से ये एक तासुर जरूर मिलता है कि वो ये कह रहे हैं कि देखिए इन्फेक्शन होना तो है और हम जितनी भी कोशिश कर लें वो इन्फेक्शन फैलेगा तो सही, और क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं है और हमारे पास जो है वो लोगों को जो है उनको भूख से ना मर जाए, इसलिए शायद खोलना पड़ जाए। तो यानी जो उनकी जो एक ज़हनियत है उससे लगता ये है कि ये जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं जो है वो उनके जहन में कहीं बैठा हुआ है और शायद उसको वो हल्की इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि अगर वक्त के साथ होना तो है तो फिर हम उसके खिलाफ इतनी फाइट क्यों करें। तो फिर 15 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी इसकी जद में आ सकते हैं अगर 70% के तनासुब निकालें। देखिए उसमें ऐसा एक सिंपल जो अगर आप जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बारे में जो कुछ लिखा गया है उसमें आम तासुर यह है कि मुख्तलिफ जो डिजीज हैं उनका कितना इन्फेक्शन रेट होता है, उसके मुताबिक वो ये कैलकुलेट करते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो किस लेवल पे आती है। मसलन जो ज्यादा इन्फेक्शन डिजीज है उनमें 90% तक पॉपुलेशन को इन्फेक्ट होने की जरूरत होती है, लेकिन कोरोना वायरस के हवाले से जो अब तक कैलकुलेशन है वो ये कि तकरीबन 70% एक मुल्क की आबादी जो है उसको ये इन्फेक्शन हो तो वो हर्ड इम्यूनिटी आएगी, क्योंकि जब उसको वो ये इन्फेक्शन होगा तो उसका मतलब है कि वो खुद भी इम्यून हो जाएगा और वो आगे भी पास नहीं कर पा रहा। अब अगर ये नंबर जो मैंने कैलकुलेट किए थे अपने स्टोरी के लिए तो उसमें लगता ये है कि देखिए अगर तो हमारा मोर्टेलिटी रेट यानी कि वो लोग
जो इस इन्फेक्शन से हलाक हो रहे हैं, जाँ बहक हो रहे हैं, अगर वो 0.2% लगाया जाए, और अगेन ये अंदाजे हैं, तो तकरीबन 3.5 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो इससे जाँ बहक हो सकते हैं। और अगर हम 1% लगाएं तो वो तकरीबन 15 लाख बनता है। 70% पॉपुलेशन अगर इन्फेक्ट होनी है तो हमारी 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो 70% बनता है 15 करोड़। यानी 15 करोड़ पाकिस्तानियों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो तो हम हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचेंगे। और उसमें सबसे बड़ा खतरा वही है जो अभी शामी साहब जिक्र कर रहे थे कि अगर 15 करोड़ पाकिस्तानियों को ये इन्फेक्ट होता है तो आप हिसाब लगा लेंगे कितने लोग जो है वो उससे जाँ बहक होंगे। क्या ये कीमत हम अदा करने के लिए तैयार हैं, ये बड़ा सवाल है। नहीं फहद, असल में तो देखिए ना कि यहाँ बार बार ये बात कही जा रही है कि हमारे यहाँ कुछ मौसम का असर है, कुछ लोगों की कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ उतनी शिद्दत नहीं है इस वबा की जितनी के कई दूसरे मुल्कों में देखने में आ रही है। वो कैलिफोर्निया के साथ मिसाल दी और कैलिफोर्निया से भी मिसाल दी जाती है, गर्म वेदर है वहाँ पे, कि यहाँ गर्मी है, इस वजह से ये मर्ज जो है उतनी शिद्दत से हमलावर नहीं होता, इसलिए इसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। ये भी एक ख्याल है इन लोगों के दिल में जो बैठा हुआ है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं शामी साहब, ये बिल्कुल ख्याल है। और इसमें जो खतरनाक बात है वो ये है कि ये सब अंदाजे हैं, यानी इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो यानी आप ये इस तरह सोचें कि यानी कुछ हद तक ये अंदाजा है और कुछ हद तक ये उम्मीद है। अब उम्मीद की बुनियाद पे पॉलिसी बनाना जो है वो हमेशा खतरे से खाली नहीं होता। इस सब की जो जिक्र हो रहा है, ये हमारे पॉलिसी मेकर्स बिल्कुल ये बात कर रहे हैं कि उम्मीद लगाए बैठेंगे क्योंकि हमारा जो डेथ रेट है वो अभी लो है, और वो है, इसमें कोई शक नहीं है। चुनाचे शायद वो गर्मी की वजह से हो, शायद हमारी बॉडीज में कोई रेजिस्टेंस ज्यादा हो, शायद कोई और वजह हो। अब इस शायद की बुनियाद पे बज़ाहिर लगता यह है कि उन्होंने वो स्ट्रगल करना छोड़ दिया है, और उम्मीद यह है कि अगर तो हमारी किस्मत अच्छी हुई और अल्लाह ताला का करम हुआ तो अगले 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 8 हफ्ते में हालात इसी स्पीड पे बढ़ते रहेंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये अंदाजे गलत रहे और ये इसमें जो इन्फेक्शन का रेट एकदम फैला और हमारे हॉस्पिटल्स पे प्रेशर आया, तो फिर मामला जो है वो बहुत ही एक खौफनाक सूरत-ए-हाल की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अंदाजे पे काम हो रहा है इस टाइम। मगर फाज़ साहब आप देखें ना, जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, अगर लोग यानी अगर डेथ रेट कम भी हो तो जब लोग बीमार होकर अस्पतालों का रुख करेंगे और वहां जगह नहीं पाएंगे, नहीं लाखों लोगों को अस्पताल और लाखों लोगों को अटेंड कर सकते हैं, कैसे जगह मिलेगी? तो इसके लिए भी कोई ना कोई मरहलावार तो स्कीम बनानी पड़ेगी ना। आंखें बंद करके तो नहीं आप बैठ सकते कि जो होश हो। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं जी। अब उसमें जब यही मैंने एक सवाल जो है वो मुख्तलिफ लोगों से पूछे थे स्टोरी के लिए, अभी तक जो सूरत हाल है वो इत्मीनान बख्श है उनके मुताबिक। यानी वो वही कहते हैं कि जी हमारे पास जितने हॉस्पिटल बेड्स हमारे पास हैं 21,000 की हमारे पास कैपेसिटी है, तो सिर्फ 6,000 इस्तेमाल हो रहे हैं, या 1400 वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी है लेकिन सिर्फ 93 इस्तेमाल हो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि फिलहाल तो है, लेकिन मसला वही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि हम पॉलिसी तो बनती है वर्स्ट के सिनेरियो को सामने रख के, बेस्ट के सिनेरियो को रख के तो नहीं बनती। तो खुदा ना खास्ता अगर ये मामलात हाथ से बाहर निकले और ये तमाम तर जो हमारी हेल्थ की कैपेसिटी है अगर ये भर गई, पुर हो गई, इस पर दबाव आ गया, तो फिर क्या करेंगे? उसका जवाब मुझे नहीं लगता किसी के पास। ठीक, बहुत शुक्रिया फहद हुसैन साहब आपके वक्त का। अब ये देखें ना सर, हाथ से निकलने वाली जो बात थी, जैसे मैंने इब्तिदा में भी अर्ज़ की कि ये रिकॉर्ड केसेस तो आ गए 24 घंटों में, जैसे ही लॉकडाउन में आपने नरमी की 2,250 केसेस। अगर ये रेशो बढ़ती रही 3,000 4,000 तक गई या 2,500 भी रही, तो उस हिसाब से जो तादाद बढ़ेगी लोगों की उसको फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। असल में डॉक्टर जवाद असगर राना साहब को भी जहमत दी थी हमने, वो भी टेलीफोन लाइन पे मौजूद, आप बात कर लें। पहले बात यह है कि आप एक अगर आहिस्ता आहिस्ता अभी आपने एक खोला है ना, आपने एक फ्लड गेट खोल दिया है। जी जी, आप इसको मैनेज नहीं कर पा रहे। आप इसको मैनेज करें हर कीमत पर, सही है, हर हालत में एक डिसिप्लिन लेके आए, रेंजर्स को खड़ा करें, पुलिस को खड़ा करें, चाहे फौज तलब करनी पड़े, और
रजाकार मुनज़्ज़म करें। अच्छा सर, इस सिलसिले में आपने दोपहर को जो गुफ्तगू हुई थी तो आपने इस मामले में बात की थी कि जो मजहबी जमातों की जिम्मेदारी, जो उनके यहाँ डिसिप्लिन है, उसको आगे बढ़ाया जाए। तो हम कोशिश करेंगे, आज तो रब्ता नहीं हो सका, कल सिराजुल हक साहब से और दीगर मजहबी जमातों का आए दिन से रब्ता करें। जमात इस्लामी के कारकुन हैं, जमीयतुल उलमा इस्लाम के हैं, उनको इन्वॉल्व करें, रजाकार खड़े करें, लोगों को डिसिप्लिन करें और कानून बनाएं। मास्क के बगैर कोई ना घर से निकले और बिला जरूरत ना निकले, बच्चे बिल्कुल ना निकले, बुजुर्ग बिल्कुल ना निकले। जरूरत क्या है, मोटरसाइकिल पर 4-4 आदमी बैठे हुए हैं और गाड़ियां जो हैं उनकी छतों पे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। तो आप ऐसा गेट, आप खुद इसकी शिकायत, ये ऐसा सैलाब आएगा जो उनको भी बहा के ले जाएगा, जो आज हाथ पे हाथ धरे बैठे। सही है। डॉक्टर जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे बात होती है प्रोग्राम में, लोग जानते हैं आपको हमारे प्रोग्राम तवज्जो से। सर एक अगर मैं एक मिनट बात करूँ डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया था कि मुख्तलिफ शोबों के डॉक्टर अज़हार ख्याल करते हैं और इस वजह से जो मुतलका शोबा है उसके माहिरीन को बात करनी चाहिए। तो मुझे अक्सर डॉक्टर्स ने रब्ता की, कई डॉक्टर्स ने रब्ता किया, उन्होंने कहा जरा जवाद असगर साहब से कहें कि पहले अपनी क्वालिफिकेशन बताएं ताकि मालूम हो जाए कि उनकी क्या एक्सपर्टीज है जो इस पर ये गुफ्तगू कर रहे हैं और उनको ये मशवरे दे रहे हैं। अच्छा कि शामी साहब आपने ऑनर ये सवाल पूछ लिया ताकि जो पूछने वाले उनको जवाब भी ऑनर मिल जाए। जी डॉक्टर साहब। जी नहीं, ये बिल्कुल उनका हक है। मेरी ट्रेनिंग पब्लिक हेल्थ की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल इंग्लैंड से है, एपिडेमियोलॉजी के अंदर ही, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से मैंने एपिडेमियोलॉजी में ही किया था मास्टर्स, और उसके साथ मुझे फेलोशिप वहां से मिली थी इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज की, और उसके बाद मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम किया अगेन एपिडेमियोलॉजी के अंदर ही, और फिर लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के अंदर मैं एज ए फैकल्टी रहा। और उसके बाद आज तक 70 साल की तारीख में जो दुनिया का सबसे बड़ा पेंडेमिक ट्रेनिंग का प्रोग्राम है अमेरिका के अंदर है और पूरी दुनिया से वहां लोग जाते हैं, एपिडेमिक इंटेलिजेंस सर्विस, उसके अंदर आज तक 6 पाकिस्तानी सिलेक्ट हुए हैं और ट्रेंड हुए हैं। तो मैं उन 6 पाकिस्तानियों में से एक पाकिस्तानी हूं जो पिछले 70 साल से इस बात की स्पेसिफिक ट्रेनिंग ले चुके हैं। और उसके बाद बहुत मेहरबानी, इससे हमारे उन दोस्तों की तसल्ली हो जाएगी जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अब मैं जरा अर्ज कर लूं सर। हाँ जी, आप फरमाइए। मैं नहीं सर, मैंने अर्ज ये करनी थी कि डॉक्टर साहब ब्रेक आ गई है, एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद यह सवाल जिसके लिए आपको जहमत दी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो तो अपनी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो 9 मिलियन तक तो अब तक हो चुके हैं और वो सितंबर तक 40 से 50 मिलियन फी महीना टेस्ट कर सकेंगे। हमारे यहाँ ये सुनने में आया अप्रैल में कि हम भी चंद दिनों के अंदर अंदर 20,000 फिर 30,000 और फिर 50,000 तक पहुँच जाएंगे, लेकिन टेस्ट हो रहे हैं 11-15,000 मैक्सिमम। आपके नज़दीक इसकी क्या वजह है? नहीं, 15,000 भी नहीं हो रहे, जो अभी तक मैक्सिमम हुए हैं वो शायद कोई 13,000 तक शायद गए हैं। तो इसकी वजह देखिए, शुरू के अंदर तो काफी चीजें इसमें आ जाती थी कि टेस्ट है, पहले टेस्ट की कमी थी, फिर टेस्ट है तो जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है होता है इसका, जिसके अंदर से इसमें सैंपल ने जाना होता है, उसकी कमी हो जाती थी। अभी मुझे जो और तीसरा अब जो बताया जा रहा है वो ये है कि सूबे अपना उन्होंने एक तरीकाकार बनाया हुआ है कि हमने इसका टेस्ट करना है और इसका नहीं करना, और उसकी वजह से वो महदूद तादाद में करते हैं। और आखिरी बात इसमें कि अब जो एटलीस्ट पंजाब के अंदर लोगों के साथ हुआ है, जो लोगों पॉजिटिव आए हैं उनके घर वालों के साथ जो हाल हुआ है, तो लोगों के अंदर एक अंदर इसके फीलिंग है कि बेहतर है कि टेस्ट ना कराया जाए, और ताकि घर वाले भी परेशान होंगे और सारे परेशान होंगे तो हम खामोशी के साथ कर दे। तो बहुत सारे मल्टी इसकी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो भी वजह हो हम पिछले एक हफ्ते से 12,000। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ये हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम जा रहे हैं, हमने ये फैसला कर लिया है चोरी चोरी। ये देखिए, मैं अभी फिर वो कहूंगा कि लोगों का चाहिए, ये भी अब ये लोग कहीं से ये टर्म्स सीख लेते हैं, एपिडेमियोलॉजी उसको यूज करते हैं। देखिए, हर्ड इम्यूनिटी के लिए जरूरी है कि 70% पॉपुलेशन पाकिस्तान की कम से कम इससे इन्फेक्ट हो जाए। ये भी बात हमारी हुई फास्ट साहब से जिन्होंने स्टोरी की इसके ऊपर आज। बिल्कुल,
अच्छा, अब वो 70% इन्फेक्ट होने के का मतलब ये आप खुद ही सोच लीजिए कि उसमें से हमारी कम शरह के साथ भी अमवात हों तो कितनी होगी, और हमारे अस्पतालों पे कितना लोड पड़ेगा। आप समझते हैं कि ये मुश्किल होगा, तकलीफ दे होगा, नामुमकिन होगा? नहीं, दूसरी बात है, सारा छोड़ दीजिए, तकलीफ दे बात भी छोड़ दीजिए, ये 70% तक हम ये 2-4 महीनों में नहीं पहुंच सकते। मेरा पॉइंट उसके अंदर ये है कि ये ओवर द इयर्स आपको एक्सपोजर के साथ मिलती है, ये नहीं है। और उसकी वजह कि जिन मुल्कों में बहुत ज्यादा फैली है, इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क के अंदर और अमेरिका के चंद शहरों के अंदर जहां पे उन्होंने सर्वे किए हैं अपने छोटे छोटे गाँवों के या शहरों के, और इटली के अंदर, वहां ये 3%, 5%, 7% और बड़ी जो वो बरोज थी न्यूयॉर्क की जहां पे बहुत ज्यादा फैला है, वहां पे ये जाके 20% तक पहुंचा है। 70% वहां भी नहीं पहुंचा। तो डॉक्टर साहब, फिर ये जो फ्लड गेट खोल दिया गया है, कोई डिसिप्लिन नहीं पैदा हो रहा, फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? नहीं, ये तो मैं खुद बड़ा मायूस हुआ हूँ कल देख के, जिस तरह लोगों का इतने बड़ा क्राउड्स आए हैं, और उसके साथ हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं साथ बढ़ रही। हम उसी पे 10 पे 1000 पे 11000 पे खड़े हैं, जो भी वजह हो। तो अगर ये आपने एक तो लोगों को नहीं बाहर निकलना चाहिए, ये बहुत खतरा है, इसके साथ एहतियात करनी चाहिए हर तरह। जिसको सर, आपको कुव्वत नाफिजा भी तो होनी चाहिए ना कोई। ये फतवा देने से तो बातें नहीं बनेगी ना। ये हुकूमत हमने बनाई है कि मुफ्ती बना दिए, खड़े बना दिए हैं, बैठा दिए हैं। सर, ये तो आप बेहतर तबसरा करेंगे। डॉक्टर साहब, ये मैं ये सवाल शामी साहब के लिए उठा रख रहा हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। यानी मुफ्ती जो है बैठे हुए हैं, ये तो आपने बताना, तकरीरें कर रहे हैं। तकरीरें करने से सारे मसाइल हल हो जाएंगे। चले एक इशू उठा लूँ, एक और। हाँ जी। पैफ के जो उस्ताद हैं और उनका जो स्टाफ है, वो एक अरसे से सरापा एहतजाज है। पैफ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जो स्कूल है जी। अब मसला यह है कि इन्होंने सोशल मीडिया पे तो एक ऐसी कैंपेन जारी की हुई है कि हर सहाफ़ी, हर पॉलिटिशियन को ये टैग पे टैग करी जा रहे हैं, लेकिन जब हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो सही तौर पे बात नहीं होती। अभी मियाँ शब्बीर अहमद हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है, जो पैफ असातिज़ा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मियाँ साहब, आपके क्या मुतालबात हैं? मुराद राज साहब से आप क्यों नाराज़ हैं? एहतजाज क्यों कर रहे हैं आप? मुख्तसर बताइएगा, वक्त कम है। सर, ये जो अभी 2,89,000 बच्चों का जो फेक बच्चे हैं, उनका इन्होंने इल्जाम लगाया। हालांकि ये जस्ट एक दिन बच्चा गैर हाजिरी पर इन्होंने फेक में डाला है। हालांकि एक दिन जो बच्चा एब्सेंट हो उसको एब्सेंट कहा जाता है, फेक नहीं कहा जाता। अब जब पार्लिमानी कमेटी बनी है राजा बशारत साहब की सरबराही में, तो वजीर तालीम 3 दिन से असम्बली से गैर हाजिर है, तो क्या हम इन्हें भी फेक कह सकते हैं? दूसरी बात यह है कि हम आपको पेमेंट्स नहीं हो रही, 3 माह से पेमेंट नहीं हो रही। 31 लाख बच्चा हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें सिर्फ 23 लाख बच्चे की पेमेंट गवर्नमेंट हमें कर रही है अप्रैल 2019 से। नहीं, तो जब कमेटी बन गई है पार्लिमानी कमेटी, तो उसमें तो आएंगे वो। लेकिन 3 दिन हो गए हैं, हम जाते हैं असेंबली के बाद खड़े होकर 3 दिन से आ जाते हैं। वजीर तालीम मुराद राज साहब वहां जाना ही गवारा नहीं कर रहे, इसको जानबूझ के जो है वो डिले किया जा रहा है। अब ईद की आमद है, रमजान मुबारक साल, लॉकडाउन है, और हमें हमारा हक देने के बजाय CMIT की रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें भी हमें क्लियर कर दिया गया है, इसके बावजूद हमें पेमेंट्स नहीं दी रही। और ये जो अब अपना हक मांगते हैं, और इन्होंने पैसा तो देना दूर की बात है, हमारी इज्जत नफ्स जो है उसको भी मजरूह किया है। और हम अपने बच्चों को क्या सबक सिखाएंगे कि जो जिसे हम कहते थे कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, क्या इनको पकड़ियां उछालने का हक किसको दिया है? हम अपना हक मांगते हैं। और बहुत शुक्रिया मुराद, आपका पॉइंट आ गया। सर, अब ये गुजारिश थी, मुराद राज साहब से रब्ता किया, मुराद राज साहब से हमारी टीम ने भी रब्ता किया, मैंने खुद रब्ता किया, उन्हें मैसेज भी ड्रॉप किया कि पैफ के इशू पे आपका मौक़िफ़ चाहिए, ताकि आप उनके मुतालबात और उनके एहतजाज के ऊपर हुकूमती मौक़िफ़ पेश कर सकें। लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, ना ही दस्तयाबी का इजहार किया। अभी तो ये फिर पार्लिमानी कमेटी में जाए, जब कमेटी बन गई है तो उसके सामने जवाब दें और इनके मसले हल करें। मुराद राज साहब वैसे तो बड़े ढंग के आदमी हैं, सलीके से बात करते हैं, उनको तो बात तवज्जो देनी चाहिए इस मसले पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलें सर, प्रोग्राम वक्त आज यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। वो शहजाद अकबर साहब ने आज फिर 10 सवाल रखे हैं शहबाज साहब के सामने। शहबाज साहब ने ट्वीट की सूरत में जवाब दिया, और मरियम औरंगजेब ने कहा कागज़ लहराने से इल्ज़ाम साबित नहीं होते। नहीं, असल में तो फिर ये अदारे बंद कर दें, अदालतें बंद कर दें, यही काम होता रहे यहाँ। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जवाब कर ले सारे, वही मुकदमे लड़ ले। यानी ये बात कौम कहाँ पड़ी हुई है, इनको ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सूझ रही है। इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button.
Keep watching Dunia News.